बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबां की है। उर्दू के हवाले से ख़ासुसन जो कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं, कमीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जो नज़म के हवाले से या गज़ल के हवाले से जो सवाल पूछे जाते हैं, आज हमने उनका अहाता करना है, वो भी आसान तरीन अंदाज में। सबसे पहले बात करते हैं कि नज़म क्या होती है। याद रखिए कि नज़म के लफ्ज़ी मानी आपको पता होना चाहिए कि नाज़म के लफ्ज़ी मानी हैं नज़्म व ज़ब्त तरतीब के हैं। नज़्म व ज़ब्त तरतीब देना के हैं। यह अक्सर कात कमीशन के इम्तिहान में यह सवाल पूछा जाता है कि नज़्म के लफ्ज़ी मानी क्या है। नज़्म के लफ्ज़ी मानी है नज़्म व ज़ब्त तरतीब देना, तरतीब से रखना। अल्फाज, खूबसूरत अल्फाज को खूबसूरती से एक लड़ी में परोना नज़्म कहलाता है। यहाँ एक और डेफिनेशन तारीफ़ आपको आसान तरीन अंदाज में बता दूँ कि अल्फाज जो हैं खूबसूरत अल्फाज, उनकी खूबसूरत माला को भी नज़्म कहते हैं। अब देखो, मैं यहाँ माला बना रहा हूँ जी, माला कहते हैं हार को जी। उसमें जब खूबसूरत अल्फाज को खूबसूरती के साथ एक लड़ी में परोया जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? ये मैं खूबसूरत अल्फाज को लड़ी में परो रहा हूँ जी, तो इसको हम कहते हैं ये नज़्म है। तो नज़्म के लफ्ज़ी मानी नज़्म व ज़ब्त के हैं, तरतीब के हैं। खूबसूरत अल्फाज को खूबसूरती से एक लड़ी में परोना ये नज़्म कहलाता है। या अल्फाज की खूबसूरत माला को भी हम नज़्म कहते हैं। तो ये तो बात हो गई नज़्म की। उसके बाद हम देखते हैं कि गज़ल क्या होती है जी। याद रखो, औरतों का आपस में गुफ्तगू करना गज़ल कहलाता है। या गज़ल के एक और भी जो तारीफ़ है वो की जाती है कि औरत की झुकी हुई कमर को भी गज़ल कहते हैं। औरत की झुकी हुई कमर को भी हम गज़ल कहते हैं। या जो चरखा काटने की जो आवाज़ होती है उसको भी गज़ल कहा जाता है। तो अक्सर काजी भी तारीफ़ें आ जाती हैं, तो मैंने कहा बेसिक आपको बता दी जाए कि औरत की झुकी हुई कमर को, औरतों का आपस में गुफ्तगू करना या चरखा काटने की आवाज़, ये सब के सब गज़ल कहलाता है। अब हम देखते हैं कि नज़्म और गज़ल के हवाले से कौन कौन से सवालात कमीशन के इम्तिहान में पूछे जाते हैं और प्रीवियस इम्तिहान में कौन से सवाल पूछे गए थे। सबसे पहली बात आती है मतला की। अच्छा, MCQs अक्सर औक़ात कमीशन के इम्तिहान में पूछा जाता है कि मतला के लफ्ज़ी मानी क्या हैं। याद रखिए, मतला के लफ्ज़ी मानी हैं तलू होना, निकलना के हैं। तलू होना, निकलना। जब मैं बात करता हूँ मतला की, ये किसी भी गज़ल या नज़्म का वो पहला शेर है कि नज़्म या गज़ल का पहला शेर कि जिसमें रदीफ़ काफ़िया दोनों मौजूद हों, जिसमें रदीफ़ काफ़िया दोनों मौजूद हों, जिसमें रदीफ़ भी मौजूद हो और काफ़िया दोनों मौजूद हो। अब आप सवाल करेंगे कि रदीफ़ क्या होता है और काफ़िया क्या होता है। ये सवाल भी बारहा पूछा जाता है जब नज़्म और गज़ल के हवाले से सवालात पूछे जाते हैं। याद रखिए कि नज़्म का उन्वान होता है, नज़्म का कोई ना कोई उन्वान ज़रूर होता है, लेकिन गज़ल का उन्वान नहीं होता। इसका उन्वान वो नहीं होता, जबकि इसका उन्वान नज़्म का होता है। नज़्म सिर्फ एक मरकज़ी ख्याल के गिर्द घूमती है, गज़ल में एक से ज़्यादा लहर और बहर होती हैं। कभी वो इश्क़ मजाज़ी की बात हो रही है, कभी इश्क़ हकीकी की बात हो रही है, तो इसमें दोनों हो सकते हैं। खैर, हमने कमीशन के इख्तियारात के हवाले से बाकी चीज़ें देखनी हैं। रदीफ़ याद रखना कि बार बार दोहराए जाने वाले लफ्ज़ या अल्फाज, ये मतला के शेर के आखिर में आएंगे। और यानी बार बार दोहराया जाने वाला एक लफ्ज़ भी हो सकता है, एक से ज़्यादा लफ्ज़ भी हो सकते हैं। काफ़िया क्या है? काफ़िया को हम वज़न या हम आवाज़ अल्फाज भी कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि ये राइमिंग वर्ड्स हैं, कि ये हमारे पास इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स के तौर पर जाने जाते हैं। अब एग्जाम्पल हमारे पास दी हुई है
ये एक शेर मैंने लिखा हुआ है, अदा जाफ़री, और अदा जाफ़री साहिबा शायरा हैं। तो जो शोरा कराम हैं उनके नाम, उनकी खासियत, ये भी तारुफ इंशाअल्लाह आपको अगले लेक्चर में बता दिया जाएगा। तो ये जो शेर मैंने लिखा है कि ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, दो चार कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। अदा जाफ़री साहबा का ये शेर है और ये गज़ल का पहला शेर है। याद रखिए कि मतला के शेर में रदीफ़ काफ़िया दोनों मौजूद होते हैं, पहले शेर के दोनों मिसरों में, और बाकी जो शार होते हैं उसके चौथे मिसरे में। अब इसमें रदीफ़ कौन सा है? रदीफ़ याद रखो रेपिटिशन, आर से याद रखना रदीफ़ है आर, और आर से ट्रिक याद रखना कि रेपिटिशन है। तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा, रदीफ़ रेपिटिशन। ये याद रखो कि मतला के आखिर में आते हैं, ये भी है जी। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आदा जाफरी साहब का ये जो साहिबान का शेर है, ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, दो चार कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। याद रखिए ये जो हैं और हैं आया हुआ है, शेर के आखिर में आया हुआ है, ये क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया है रदीफ़ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये आखिर में आया हुआ है, एक जैसा लफ्ज़ है। वैसे एक से ज़्यादा लफ्ज़ भी हो सकते हैं, जैसा कि वसी शाह की गज़ल है कि समंदर में उतरता हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, तेरी आँखों को पढ़ता हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, तेरा नाम लिखने की इजाज़त छिन गई जब से कोई भी लफ्ज़ लिखता हूँ तो आँखें भीग जाती हैं। अब ये आँखें भीग जाती हैं, आँखें भीग जाती हैं, तो ये रदीफ़ कहलाते हैं। क्यों मैंने बोला है कि रदीफ़ याद रखिए, कमीशन के इम्तिहान में सवाल पूछा जाता है कि रदीफ़ एक लफ्ज़ होता है, दो लफ्ज़ होते हैं, वही एक से एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है? एक लफ्ज़ है। आपको ये भी पूछा जाता है कि ये शेर दिया गया है, इस शेर में रदीफ़ कौन सा है? बाज़ का ये भी कमीशन के इम्तिहान में सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास काफ़िया क्या है? काफ़िया मैंने बताया है, हम वज़न या हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। इसी शेर में देखिए जी, और ये बात याद रखिए कि काफ़िया पहले रदीफ़ आए, पहले काफ़िया उसके बाद रदीफ़ की बारी आती है। जैसा कि यहाँ पर ये नंबर 1 पे, ये रदीफ़ नंबर 2 पे, वो कैसे? ये भी सवाल आता है कमीशन के इम्तिहान में, पहले काफ़ी आता है या रदीफ़ आता है? तो एग्जाम्पल आप देखिए, ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, दो चार कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। अब ये भले और चले, ये मैं लिख रहा हूँ कि भले और चले एक ही वज़न है इनका, आवाज़ एक ही है, तो ये क्या कहलाते हैं? काफ़िया कहलाते हैं। और काफ़िया रदीफ़ से पहले आ रहे हैं, ये रदीफ़ और ये काफ़िया। तो ये भी आपको इनकी तरतीब का पता होना चाहिए, किस हवाले से कमीशन में सवालात पूछे जाते हैं। तो हमारा काम जो है इंतहाई आसान अंदाज में आपको बुनियादी तसव्वुरात देना, और वो आसान अंदाज़ इंशाअल्लाह कि जो आपकी इम्तिहान की जो तैयारी है उसमें इंतहाई आपके वो कीमती साबित होंगे, ख़ुसूसन तैयारी के हवाले से और ख़ुसूसन मेरिट के हवाले से। जो लोग इंग्लिश मीडियम होते हैं उनको उर्दू में थोड़ा सा मसला होता है, क्यों? वो बेसिक चीज़ें नहीं जानते। तो इंशाअल्लाह हमारे प्लेटफार्म से आपको आसान तरीन अंदाज में लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे, जैसा कि आप लेक्चर देख भी रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मक्ता। अब मक्ता क्या होता है जी? उसकी मैं एक आपको मैथमेटिकल डायग्राम बनाता हूँ कि मक्ता क्या है जी। याद रखिए, ये हमारे पास एक आर्क कॉस है और ये हमारे पास दूसरी आर्क कॉस है। ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, जहाँ दो ए और बी एक दूसरे को काट रहे हैं, उस जगह को नाम देंगे ये मक्ता है। और मक्ता के लफ्सी मानी लुग़वी मानी, लुग़वी मतलब डिक्शनरी मीनिंग काटना के हैं, कता करना के हैं जी। ये भी अक्सर औक़ात कमीशन के इम्तिहान में सवाल पूछा जाता है कि मक्ता के लफ्सी मानी क्या है या मक्ता के लुग़वी मानी क्या है। तो मैंने आपको डायग्राम बना के दी कि दो मैंने कॉसें बनाई, आर्क बनाई, उसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसको बाइसेक्ट कर रहे हैं वो क्या है? मक्ता कहलाता है। अब मक्ता याद रखो, ये आखिरी शेर होता है किसी भी गज़ल या नज़म का। क्यों? क्योंकि मक्ता के मानी काटना के हैं। तो किसी भी गज़ल या नज़म का वो आखिरी शेर होता है जिसमें तखल्लुस इस्तेमाल होता है। अब तखल्लुस क्या है? शायर लोग अपने असली नाम की बजाय इस्तेमाल करते हैं।
मैं आपको तखल्लुस का एक शेर लिख के देता हूँ अपनी माँ से मोहब्बत के लिए, अपनी माँ के मोहब्बत के लिए, अपनी माँ की ममता से मोहब्बत के लिए। एहसान ताबिश साहब का एक शेर याद आ रहा है कि एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश। अब जो मक्ता के शेर होता है उसमें तखल्लुस इस्तेमाल होता है। तखल्लुस क्या होता है? वो ख़ास नाम जो शायर लोग अपने असली नाम की बजाय इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, किसी शायर का अपना नाम वो भी तखल्लुस होता है जी। और कमीशन के इम्तिहान में सवाल पूछा गया है कि इकबाल साहब का तखल्लुस कौन सा था, अल्लामा इकबाल का तखल्लुस। तो याद रखो, अल्लामा इकबाल का तखल्लुस भी इकबाल ही था, अगरचे उन्होंने बहुत कम इस्तेमाल किया है। तो अल्लामा इकबाल साहब का तखल्लुस भी इकबाल ही है। नहीं इकबाल नौमीद अपनी किश्त वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो इकबाल का तखल्लुस इकबाल ही है। एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। अब देखिए, ये मक्ता का शेर है, क्यों? क्योंकि इसमें तखल्लुस का इस्तेमाल हुआ है। तो तखल्लुस शायर लोग अपने असली नाम के बजाय इस्तेमाल करते हैं और ये मक्ता कहलाता है, क्योंकि मक्ता में लफ्ज़ मानी है काटना, कता करने के हैं। एक और आपको मक्ता की मिसाल दें, बाज़ का आपको शेर दिया जाता है कमीशन के इम्तिहानात में कि भाई ये मतला का शेर है, ये मक्ता का शेर है, इसमें रदीफ़ का है, काफ़िया कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब डेरा गाजी खां के अजीम शायर हैं और मदाह अहले सुन्नत भी हैं, मदाह अहले बैत भी हैं, क्योंकि उनने अहले बैत की काफ़ी जो है वो तारीफ़ी अंदाज में उन्होंने अपनी शायरी की है। उनका एक शेर मैं आपको मक्ता के तखल्लुस के और मक्ता के वजह से बता रहा हूँ कि इस शब के मुकद्दर में सहरी नहीं मोहसिन, इस शब के मुकद्दर में। और ये कमीशन के इम्तिहान में अक्सर औक़ात ये शेर आ जाते हैं, तो फिर उनसे आपने फाइंड आउट करना होता है, इसी वजह से आपको ये बता रहे हैं। इस शब के मुकद्दर में, इस शब के मुकद्दर में सहर ही नहीं मोहसिन। अब मोहसिन नकवी ने अपना नाम तखल्लुस इस्तेमाल के तौर पे तखल्लुस इस्तेमाल किया है। इस शब के मुकद्दर में सहर ही नहीं मोहसिन, देखा है कई बार चिरागों को बुझाकर, देखा है कई बार चिरागों को बुझाकर। अमूमन ये होता था कि जब सुबह होने वाली होती थी, जो रात को जलने वाले चिराग होते हैं उनको बुझा दिया जाता था कि अब सुबह होने वाली है। लेकिन नकवी से फरमाते हैं कि हमने कई चिराग बुझाए हैं, इस शब इस रात के मुकद्दर में सहर है ही नहीं, देखा है कई बार चिरागों को बुझाकर। तो ये क्या है? ये मक्ता का शेर कहलाता है, इसमें तखल्लुस इस्तेमाल हुई है। और सबसे आखिर में बात आती है कि तलमीह क्या है। याद रखिएगा कि तलमीह एक लफ्ज़ होता है, उसके लिए अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में भी आपको जितने भी टॉपिक्स होंगे वो भी इसी तरह आसान अंदाज में कराए जाएंगे। इसको हम प्रेग्नेंट वर्ड्स कहते हैं तलमीह के हवाले से। लफ्ज़ एक होता है, इसमें बहुत सारे आगे एक तशरीह कहलाती है जी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लफ्ज़ लिख रहा हूँ कि तलमीह, अब मैं मुख्तलिफ लफ्ज़ लिख रहा हूँ कि उनकी तशरीह भी कमाल की होती है जी। क्यों? तलमीह, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ भी आतिश नमरूद। अब आप देखो कि आतिश नमरूद, जो नमरूद ने आग जलाई थी कि नौज़ुबिल्लाह मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालकर जलाकर राख कर देना है। तो इसीलिए वो शायर कहता है ना कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क आकल है कि महवे तमाशाए लवेबाम मबी, कि अक्ल पीछे रह गई है, इश्क आगे चला गया है। तो आतिश नमरूद इसके पीछे बहुत बड़ा वाक़या है। तो ये भी क्या है? तलमीह है। इसीलिए एक और है हमारे पास फ़िज़ाए बद्र। तो बद्र की जो फ़िज़ा है, इकबाल से फरमाते हैं ना कि फ़िज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी कमीशन के इम्तिहान में ये सवाल पूछा गया है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको जी, कि इस शेर में कौन सी शेरी सिन्फ इस्तेमाल हुई है कि फ़िज़ाए बद्र पैदा कर। ये शेर आया हुआ था फ़िज़ाए बद्र पैदा कर
फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी, उतर सकते हैं गर्दों से, आसमानों से उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। तो अगर आप रट्टा लगाओगे, अच्छा जी ये तलमीही है, लेकिन है कैसे? कमीशन के इम्तिहान में सवाल पूछा जाता है, वो शेर देकर पूछते हैं जी इसमें कौन सी सिनफ इस्तेमाल हुई है। तो मैंने कहा है कि अगर एक ख़ास लफ्ज़ किसी मजहबी, किसी सियासी, किसी कौमी वाक़े की तरफ इशारा करे, तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करे, तो उसे हम नाम देंगे, वो तलमीह कहलाता है। और हमारे पास इसी तरह से लफ्ज़ है कोहे तूर, तो ये भी एक तलमीह के तौर पर इस्तेमाल होता है। इब्ने मरियम एक तारीख़ी वाक़या है, कुरान मजीद में भी मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, तो ये सारे के सारे तलमीह कहलाते हैं। अगर इंग्लिश में मैं आपको बात बताऊँ, सिंपल एक वाक़या था, 9/11 का वाक़या हुआ था जी। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है कि किस तरह से जो जहाज़ थे उनको हाईजैक किया गया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक किया गया। तो ये सारे के सारे यानी इसको तलमीह के तौर पे हम देखते हैं। इसी तरह बाकी भी उर्दू के आपके जितने भी टॉपिक्स होंगे वो आसान तरीन अंदाज में आपको समझा दिए जाएंगे। आसान तरीन अंदाज में हमारा ये दावा है कि आपको मुखलिसाना तरीके से, मेहनत से, आसान तरीन अंदाज में आपको जो भी टॉपिक्स हों वो कवर करा दिए जाएँ, ताकि आप रट्टा से बच सको। और उर्दू में यूँ समझ लो कि ये टर्निंग पॉइंट होता है मेरिट का। अक्सर औक़ात बच्चे जीके में बड़ी वो ग्रिप रखते हैं, साइंस पे बड़ी ग्रिप रखते हैं, मैथ पे, इंग्लिश पे, लेकिन उर्दू मीडियम से पढ़ के वो नहीं आते, इसी वजह से उर्दू उनकी थोड़ी कमज़ोर होती है। तो उर्दू के हवाले से जितना भी आपको बेसिक चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह